नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन दिनों दिन गहराता जा रहा है और इस आंदोलन की अब कोई परिणाम निकलता हुआ दिखाई प्रतीत नहीं होता है। इस मसले को लेकर विपक्षी दलों ने अब उत्तर प्रदेश के भीतर किसान महापंचायतों की बौछार कर दी है। शायद ही कोई जिला, शायद ही कोई एरिया, शायद ही कोई तहसील पश्चिम में ऐसी हो जहां पर बड़ी किसान पंचायतें विपक्ष ने आयोजित न की हों। आज से आधिकारिक रूप से किसान महापंचायत का ऐलान अखिलेश यादव ने भी कर दिया। लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी ने आज अलीगढ़ के टप्पल में अखिलेश यादव ने एक बड़ी किसान महापंचायत की और उस महापंचायत के जरिए उन्होंने किसान आंदोलन को अपना खुला सपोर्ट दिया और कहा कि इस तरह किसान पंचायतें वो आगे भी करेंगे। किसानों की पंचायत को लेकर विपक्षी दलों की उत्तर प्रदेश में सक्रियता और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सिमटना ये बताता है कि यह आंदोलन भले दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका एपिक सेंटर बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके बड़े सियासी मायने हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश में उनके प्रभारी महासचिव संजय सिंह ने एक बड़ी किसान महापंचायत मेरठ के भीतर की थी। अब प्रियंका गांधी भी कल में उसी मेरठ में किसान महापंचायत करने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच इस आंदोलन को फैलने से रोकने में नाकाम रही है। विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से बड़ा हमला बोला है और सबसे मेजर अटैक अगर पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी कर रही है तो सरप्राइजिंगली वो राष्ट्रीय लोकदल है। जिस पार्टी को बीजेपी ने यह कहा था कि उनका एक विधायक छपरौली से था, उसको भी बीजेपी में शामिल करा के पार्टी का विधानमंडल वजूद खत्म कर दिया था बीजेपी ने। आज वही पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बन गई है। जिस पार्टी को बीजेपी ने क्लेम करके नेस्तो नाबूद कर दिया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो पार्टी अब बीजेपी के लिए नासूर बन गई है। उस क्षेत्र में जहां ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल सिमट गया है, खत्म हो गया है, वहीं वो सबसे ताकतवर होकर उभरा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल की आश्चर्यजनक वापसी हुई है। और ऐसा आप सिर्फ मेरे कही गई बातों से मत आइए। जिस राष्ट्रीय लोकदल की सभाओं में 1000-2000 लोग भी नहीं आते थे, आज जयंत चौधरी की सभाओं में असंख्य किसान उमड़ रहे हैं। यह बताता है कि मुद्दे की पकड़ किसानों के मुद्दे पर उनकी दूसरे के मुकाबले अधिक है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी बेनिफिशियरी हैं। जैसे आज टप्पल अखिलेश यादव के लिए बहुत शुभ स्थान है। 2012 की सत्ता में संघर्ष करके पाने की शुरुआत उन्होंने टप्पल से की थी। साइकिल रैली के जरिए शुरुआत उन्होंने टप्पल से की थी। वहां से मथुरा और नोएडा तक साइकिल चलाते गए थे। उन्हें लगता है अखिलेश यादव की टप्पल से शुरुआत उनको सत्ता में वापस लाएगी। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों के ब्रेक के बाद अब सक्रिय हुई हैं। कल वो मेरठ जा रही हैं। लेकिन जो करिश्मेटिक आउटकम है किसानों का आश्चर्यजनक तरीके से, उसके बड़े बेनिफिशियरी दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी। ये दोनों अलायंस का पार्ट है, एक अलायंस में है और लंबे समय से अलायंस में है। तो भविष्य की राजनीति उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर पश्चिम में, किधर जा रही है, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है और बीजेपी क्यों शांत बैठी हुई है। जब कोई बड़ा फाइटर, बड़ा योद्धा शांत होकर बैठता है तो उसके दो मायने होते हैं, सिर्फ दो। या तो उसने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है और या तो फिर पलटवार की कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। राजनीति और युद्ध में यही दो विकल्प होते हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं होता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है या फिर किसी बड़ी स्ट्रेटजी में पलटवार की तैयारी चल रही है? व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है? कुछ तो चल रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, देश की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है और उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे मजबूत किला है।
तो उत्तर प्रदेश में कोई भी पॉलिटिकल मिसएडवेंचर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक परेशानी का कारण बन सकता है। तो बीजेपी क्या करेगी, उनके पास विकल्प क्या है? जैसे एक विकल्प उन्होंने अपनाया, जितनी भी जाट लीडरशिप बीजेपी के भीतर हैं, जिनके जो यशस्वियों की फौज थी, जो मंत्री वगैरह बनाए गए थे दिल्ली में और लखनऊ में, सबको लगाया गया। लेकिन पहली लॉन्चिंग बुरी तरह से नाकाम रही। उन गांवों में व्यापक और बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मिनिस्टर घुसने से रोके गए, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जहां 99% वोट भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, उसी गांव में नहीं घुस पाए बीजेपी के ताकतवर नेता। तो जाहिर सी बात है कि पहली लॉन्चिंग वर्टिकली कोलैप्स्ड हुई, बुरी तरह से ध्वस्त हुई। तो अब सेकेंड स्टेज की प्लानिंग क्या है? संजीव बलियान ने मस्जिद वाला कार्ड भी चला, लेकिन वो भी क्लिक नहीं हुआ। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या है? क्योंकि शांत होकर लंबे समय तक बैठने से बीजेपी को भी पता है कि डीप रूरल एरिया में भयानक नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को रोक पाने में उत्तर प्रदेश की सरकार भी नाकाम है और पार्टी संगठन भी। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की चूक का नतीजा है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जाट लीडर भुगत रहे हैं। उन बेचारों की गलती नहीं है, वो तो खुद हैरान है जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ। जहां उनकी तूती बोलती थी, वहीं उनके मुर्दाबाद के नारे लगे, तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी इनकी। उनको तो रात रात भर नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि चुनाव सिर पर है, और एक बार कोई नेता चुनाव हारता है तो उसकी गाड़ी फिर लूप लाइन में चली जाती है, मेन लाइन में फिर कोई पूछता नहीं, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता मिलने का, मंत्री पद या विधायक की तो दूर की बात है। तो ये किसान आंदोलन कई पार्टियों को पुनर्जीवित कर गया, कई पार्टियों को ताकत दे रहा है, और कई पार्टियों को ऊपर से नीचे खींच रहा है। परिणाम इसका कुछ नहीं निकल रहा। दिल्ली सीज है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर सीज है, गाजियाबाद से एंट्री सीज है। 100 दिन हो गए हैं, परिणाम निकला नहीं। कल मैंने डिबेट में प्रस्ताव रखा था कि बातचीत के रास्ते खोले जाएं, दोनों पक्ष फिर से बैठें, क्योंकि बातचीत से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है इस मुद्दे का। वार्ता ही समाधान है। संवाद से संपूर्ण समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, संवाद से संपूर्ण समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए सरकार और किसान यूनियन दोनों को। मेरा यही मत है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से बेहतर किसी मसले को सुलझाने का और कोई माध्यम ही नहीं होता, संवाद। और आप देख रहे होंगे कि 20 जनवरी से संवाद बंद है। अगर संवाद कायम हो तो निश्चित तौर पर कोई रास्ता निकलेगा। जैसे 1.5 साल तक कानून को सस्पेंड रखने का विकल्प आया था, तो क्यों ना बातचीत शुरू की जाए, बात से बात बनाई जाए। बात न करने से कोई बात नहीं बनेगी, इसलिए बात करने के लिए बात की जाए और बात को बनाने के लिए बात की जाए। यह है आवश्यक है। नुकसान सबका है, फायदा अपोजिशन का है, क्योंकि किसानों को भी यह महसूस हो रहा है कि अपोजिशन उनकी लड़ाई लड़ रहा है, मॉरल सपोर्ट दे रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहा है। पर बीजेपी के पास विकल्पों की कमी होती जा रही है। पश्चिम में उसके नेता निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं। पूरब के नेताओं को वैसे भी पश्चिम में कोई खास एंट्री नहीं है, तो पश्चिम के अपने उनके लीडरशिप की पहली लॉन्चिंग बुरी तरह से नाकाम रही, सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हुआ, अब तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी है। तो क्या कोई रास्ता निकलेगा या परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी? होगा क्या? रास्ते क्या हैं? और जो राकेश टिकैत सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर तक सीमित थे, 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार की एक चूक के कारण राकेश टिकैत इस देश के किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। आज तेलंगाना के किसान भी उनको सुनना चाहते हैं, कर्नाटक के किसान भी राकेश टिकैत को सुनते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, कहां कहां नहीं जा रहे हैं वो। जो राकेश टिकैत पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जनपदों के किसान नेता थे, आज राष्ट्रीय फलक पर उनका नाम
बहुत बड़े नेता के तौर पर हैं, और ये सच्चाई को स्वीकारने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, किंचित संदेह भी नहीं होना चाहिए। राकेश टिकैत ने अपने जीते जी वो मुकाम हासिल कर लिया जो बाबा टिकैत का था। तो क्या इस मसले को अनिश्चित काल के लिए भारत की सरकार ने पेंडिंग छोड़ दिया है, यथास्थिति पर छोड़ दिया है, और अभी 8 मार्च से संसद शुरू हो रही है, फिर यह मुद्दा उठेगा? तो क्या बेहतर नहीं होगा कि भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियनें फिर से बातचीत का क्रम शुरू करें? मैं यह बात दोबारा कह रहा हूं, बात शुरू कीजिए, और इसमें किसी को भी क्षणिक कोई भी अहंकार दिखाने की आवश्यकता नहीं। यह देश का प्रश्न है, यह राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र की खाद्यान्न सुरक्षा का प्रश्न है, किसान भाइयों का प्रश्न है, 130 करोड़ की आबादी बहनों भाइयों का हमारे इशू है। ये निम्न मध्यम वर्ग, किसान, सैलरीड क्लास, मध्यम वर्ग का इशू है। इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बात होगी तभी बात बनेगी, वरना राजनीति तो होगी, राजनीति इन्हीं मुद्दों पर नहीं होगी तो फिर किस मुद्दों पर होगी? तो जरा कुछ बयान सुने आप, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जब आंदोलन का 100 दिन हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हैं, जब 100वां दिन आज शुरू हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा इन किसानों और नौजवानों पर। ये किसान और नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक देश का ये किसानों का 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि ये लड़ाई जरूर आपकी है, ये लड़ाई किसान भाइयों आपकी जरूर है, लेकिन इस लड़ाई से हमारे भारत का और हमारी भारत की मिट्टी का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके साथ ईमानदारी से खड़े हुए हैं। आंदोलन लंबा चलाने के मूड में किसानों ने भी ठान ली और ये आंदोलन लंबा चलेगा। तो जितना भी आंदोलन लंबा चलता रहेगा, किसान इतिहास के पन्नों पे एक लंबे आंदोलन की वह लिखी जाएगी। तो उसके लिए किसान भी तैयार है, इसमें कोई वो नहीं है। और यह जितना भी है सब सरकार की हठधर्मी का वो है। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनोज मिश्रा बीजेपी से हैं, आलोक वर्मा भारतीय किसान यूनियन से, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। दीपक वाजपेयी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं, इस मसले का कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, संवाद का सिलसिला 20 जनवरी से बंद है। मेरा अपना मत है, और हो सकता है आप भी इसी दिशा में सोचें, कि बातचीत के बिना किसी मसले का हल नहीं निकलता। तो संवाद का रास्ता सरकार क्यों नहीं अपना रही? देखिए ब्रजेश जी, अब सारे विषय आपके सामने हैं, देश के सामने है, प्रदेश के सामने। आपने देखा होगा सरकार के साथ 10-11 दौर की वार्ता हुई और 3 में से मौके आए जब समझौता हो सकता था। पहला जब था, एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी तो इन्होंने कमेटी पे विश्वास कर दिया। जब सरकार ने कहा हम होल्ड कर देंगे कानून, तब भी उस बात को नहीं माना। ये कहा कि हम संशोधन कर देंगे, उस बात को भी नहीं माना। तो किसान भाइयों ने जब एज ए टोटल ये कहा कि ये बिल्कुल वापस ही लेने पड़ेंगे और एमएसपी को कानूनी का दर्जा देना पड़ेगा, तो मामला फंसा है। अब सरकार ये कहती है कि वार्ता की टेबल पर आइए, बात करिए। तो इसमें माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कई बार ये वार्ता करी और ये कहा है कि हमारे साथ वार्ता पाइए। तो कोई सरकार, केवल हमारी सरकार नहीं, किसी दूसरे दल की भी सरकार होती तो वो किसानों को नाराज करके देश के नागरिकों को नाराज करना नहीं चाहती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देश के आर्थिक सुधारों के साथ कृषि सुधारों की जो चर्चा चल रही थी, उस पर सरकार ने साहस के साथ कदम बढ़ाया है। इस बात के लिए मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो कानून सही थे जिसकी चल रही है चर्चा, या जो चल रहे रनिंग में है, या वो तरीके सही थे मंडी समिति के, एमएसपी के, या वो जो भी था किसानों के मामले में, अगर वो सही थे तो किसानों की दुर्दशा क्यों हुई? इसी देश में सर्वाधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई, इसी देश में किसानों ने सर्वाधिक कम कीमत पर दाम पर बेचे।
इन्हीं सारी दुरावस्थाओं, कर्ज में फंसा किसान, उनकी कर्ज माफी हुई फिर भी कर्ज से नहीं निकला किसान। तो ये सब चीजों को देख के मोदी सरकार ने तय किया कि कृषि को लाभकारी बनाया जाए और किसानों को इनकी उपज का मूल्य मिले, इसलिए दो तरफा काम किया। और आपने देखा होगा कि 100 दिन से अधिक का वक्त हो गया है और आंदोलन तो समाप्त हो नहीं रहा। सर आप मुझे 1 मिनट इसलिए दीजिए कि ज्यादातर तो विपक्षी बोलने वाले हैं, तो भाजपा की तरफ से तो मुझे ही मौका मिलेगा। ब्रजेश जी, दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने 3 कानून लाए, और दूसरी चीज जो की है कि किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए, शौचालय दिए, और जो क्या नाम गैस दी, अंत्योदय दिया, जितनी चीजें संभव थी, सड़क दी, बिजली दी। ये इसलिए दी कि किसानों को जो जीवन स्तर में खर्च करना पड़ता था उसकी बचत हो और जीवन स्तर उनका सुधरे। तो दो तरफा स्ट्रेटजी मोदी सरकार ने रखी। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप बातचीत का रास्ता क्यों नहीं खोल रहे हैं, और भारत सरकार, मैं तो कहता हूं आज ही निमंत्रण दीजिए और कल विज्ञान भवन में दोनों लोग बैठिए, बातचीत शुरू कीजिए। देखिए लगातार बैठ रहे थे, 11 दौर की वार्ता हुई थी, आप देखिए तो सही। तो 12, 13, 14 दौर की शुरू कीजिए, पर शुरू कीजिए। लगातार सरेंडर कर रही है सरकार, किसान भाइयों के सामने सरेंडर कर रही है, लगातार अपनी बात कह रही है कि भाई आप समझिए तो। लेकिन किसान भाई इस बात पे अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस लो। इसका मतलब यह है कि संसद के द्वारा पास कानून भीड़ तंत्र के द्वारा कभी भी बदल दिए जाएंगे, और ये अगर एक बार परंपरा पड़ जाएगी, ये तो भीड़ तंत्र नहीं है डॉक्टर साहब, ये भारत के नागरिक हैं, हमारे आपके अन्नदाता हैं, किसान भाई। सुनिए जैसे 1 मिनट केवल 1 मिनट बोलूंगा कि आप कल छात्र कहेंगे हम परीक्षा नहीं देंगे, संसद घेर लो, दिल्ली घेर लो। कल टैक्स पेयर कहेंगे हम टैक्स नहीं देंगे, संसद घेर लो, दिल्ली घेर लो। तो कल हर वर्ग ये कहेगा ये नहीं करेंगे, दिल्ली घेर लो, क्योंकि दिल्ली घेरना आसान है, 3-4 सड़कें, उनको घेर लो, एक जगह 1-1 हजार लोग बैठ जाओ, गिर गई दिल्ली। तो सवाल इस बात का है कि आप कानून ऐसा क्यों बना रहे हैं कि जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? कोई अपने शौक से तो 100 दिनों से बैठा नहीं है धरने पे, आप ऐसा कह के इस आंदोलन की गरिमा को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कमजोर कर रहे ब्रजेश जी, एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को होता है, 94% किसानों को नहीं होता है। तो ये तो और भी बड़ी नाकामी है कि 94% किसानों को एमएसपी नहीं है। सुनिए, अगर ब्रजेश जी मेरे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि अगर ये सही था सब जो पहले चल रहा था कांग्रेस के शासनकाल में, या जो अब तक चलता रहा, अगर सही था तो किसान इतनी दुरावस्था में क्यों था? इसीलिए तो कह रहे हैं एमएसपी को गारंटीड कर दीजिए। क्यों वो आत्महत्या एमएसपी निजी मंडियों के लिए गारंटीड कर दीजिए, यही तो मांग रहे हैं किसान। नहीं, ये कर्ज के बोझ में क्यों दबा हुआ था? हाथ पैर काट देंगे। 1 सेकंड रोहित, बीच में नहीं बोलो भाई, पहला राउंड में कोई किसी को बोलेगा नहीं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। भाई आईपी सिंह, आज तो आप इसकी राजनीतिक फसल काटने आपकी पार्टी के चीफ टप्पल में पहुंच गए और आप लोग भी किसान महापंचायत कर रहे हैं, तो इस आंदोलन की फसल काटने की तैयारी तो आपने कर ली। देखिए, टप्पल पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दशक में टप्पल से तमाम बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने 2011 में इसी टप्पल से अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी। आज किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए। वो ठिठुरती रातें और लगभग 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री, अरे आप अपने आवास लोक कल्याण मार्ग जिसका नाम आपने रखा, अरे उसका दरवाजा तो खोलिए। यही तो चाहता है देश, यही तो चाहता है किसान। आप बुलाइए, 2 टुक बात करिए और 3 काले कानून वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी, सवाल यह है कि जिसने कभी खेती किसानी नहीं करी, जिसको किसानों का दर्द नहीं पता, जो किसानों के घर में नहीं पैदा हुआ, वो किसानों की पंचायत कर रहा है और काले कानून बना रहा है। प्रधानमंत्री जी का किसानों से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। आज माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ तौर से किसानों की समस्याओं को एक एक करके उठाया, और सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, ब्रजेश जी आपने कहा कि चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो या पुडुचेरी हो, इन सभी राज्यों में किसान आंदोलन हो रहे हैं। किसान आंदोलन, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया माननीय आईपी सिंह जी। आप इस आंदोलन की राजनीतिक फसल काट रहे हैं। आज किसान पंचायत के नाम पर
पॉलिटिकल मंच सजाया गया समाजवादी पार्टी द्वारा। देखिए, प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है और समाजवादी पार्टी की महती जिम्मेदारी बनती है कि किसान आंदोलन की अगुवाई करे, किसानों के मुद्दे को उठाए। माननीय नेताजी को धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था। अरे आरएलडी से करा रहे थे, अब मन नहीं भरा तो अब खुद भी आ गए मैदान में। हर कार्यकर्ता किसान है और किसानों की समस्या हम जी, सब थैंक यू, तन मन धन से उठाएंगे थैंक और यू, किसानों के थैंक यू, साथ हम खड़े रहने वाले प्लीज हैं। कोऑपरेट, थैंक यू, ब्रजेश जी, थैंक यू, जब अमित शाह पश्चिम थैंक बंगाल यू, में जाते कृपया हैं, सहयोग करें मैं एक और डिबेट मिनट को और एक आपसे नेक्स्ट लूंगा, लेवल पे ले चलते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आईपी सिंह जी, जाकर थैंक यू। कहते हैं जी, कि मैं समझ गया, मैं आज पश्चिम बंगाल पे बात का नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का बेटा होगा, लेकिन ओके, उत्तर प्रदेश थैंक में यू, शुक्रिया, उत्तराखंड का नागरिक, धन्यवाद। थोड़ा सा रुक जाएं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थोड़ा सहयोग करें होता है। डिबेट में। थैंक यू, इसलिए ब्रजेश थैंक जी, यू, मैं ये साफ तौर से थैंक कहता यू। हूं कि अब नेक्स्ट उत्तर राउंड में टाइम प्रदेश दूंगा का बोल लेना। बेटा ही उत्तर प्रदेश की जनता अब फिर आप बोलोगे कि मैं सेवा टोक करेगा। देता हूं। थैंक यू, उत्तर प्रदेश का बेटा ही थैंक यू, उत्तर प्रदेश थैंक यू। संभालेगा। और ये जो बाहरी हैं, कोई गुजरात से आ गया, कोई राजस्थान से आ गया, कोई उत्तराखंड से आ गया। ओके, आईपी सिंह जी, आप तो नॉन स्टॉप हैं। समय आ गया है, थैंक यू। और इन्हें हम उत्तर प्रदेश ओके, से बाहर करेंगे। रोहित अग्रवाल, थैंक यू। रोहित अग्रवाल, क्या प्रॉब्लम है? आप बीच में बोल रहे थे, अब अपनी बात कहें। आपको पता है पहले राउंड में टोका टाकी नहीं की जाती, उसके बावजूद आप डॉक्टर मनोज मिश्रा को टोका आपने, क्या प्रॉब्लम है आप बताओ। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा तंत्र जो है और झूठ फैलाने का जो तंत्र है वो बहुत मजबूत है और ये झूठ की मशीन है। तो ये जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे किसानों के प्रति, वो नैरेटिव मैं सेट नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मुझे मजबूरन टोकना पड़ा। देखिए, ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उसके हाथ पैर सब काट दो, उसकी गर्दन काट दो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए बीमारी का इलाज किया जाता है। अगर कृषि के अंदर 6% एमएसपी खाली लोगों को मिल रही है तो उसके लिए रिफॉर्म्स की जरूरत थी, ना कि कृषि कानूनों के नाम पे किसानों को बेच देने की जरूरत थी। इन्होंने क्या किया, कृषि कानूनों के नाम पे। मनोज मिश्रा जी, अगर आपको मुझसे 1-to-1 डिबेट करना है तो मैं आपसे 1-to-1 डिबेट करूंगा। नो, प्लीज, मुझे कृषि कानून के फायदे बता नो, दीजिएगा, मैं अलाउ नहीं आपको करूंगा, कानूनों के नुकसान बता दूंगा। कृपया डिबेट खराब ना करें, एक एक करके बोले। तो मनोज मिश्रा जी, मैं आपको मतलब आप बता नहीं And don't be पाओगे personal, रोहित, आप मुद्दे पे रहिए। अभी तक 100 दिनों में आप कृषि कानूनों के फायदे बता नहीं पाए हो। ना आपका कोई मंत्री बता पाया है, ना आपका कोई विधायक बता पाया है। और जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके मंत्री, आपके सांसदों का विरोध हो रहा है, वो बताता है। आप लोग करवा रहे हो, उकसा रहे हो। नहीं ब्रिजेश जी, अगर किसानों के साथ घूम तो रहे संजीव बलियान, कहां रोक पाए आप? तो हम किसानों के साथ खड़े। घूम तो रहे सब लोग जी, घूम तो रहे बीजेपी वाले सब। हाँ, बीजेपी वाले घूम रहे हैं तो उनको जवाब भी मिल रहा है, किसान उनको बता रहा है, किसान उनको जवाब दे रहा है। उनको क्या घूमने को दे रहा है किसान? अगर ये आज इनकी स्थिति तो ये कि भाग भाग के दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, ये यहाँ पे कहीं भी क्षेत्र के अंदर नहीं घूम पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों का सौदा करने का काम किया है, अंबानी अदानी के नाम पे, आज चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि एक बात सच बताओ, इसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा तो आपको ही मिला है। देखिए ब्रिजेश जी, यहाँ पे राजनीतिक फायदे और नुकसान की बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी गलतियां करेगी तो उसका राजनीतिक फायदा अपना एक विधायक तो बचा नहीं पाए, छपरौली वाले को बीजेपी ले गई। ये तो कहते थे हमने चौधरात खत्म कर दी, हाँ। लेकिन शायद ये भूल गए कि चौधरी एक ही होता है और वो है माननीय चौधरी अजीत सिंह जी। तो ये भूल गए। ये जो घमंड था इनको, तो बदला ले रहे हो। जनता ने इनको जवाब दिया। इनका बदला ले रहे हो? नहीं, बदला देखिए, अगर किसानों का अहित होगा तो बदला तो लेना पड़ेगा। और किसानों के अगर पक्ष में बात नहीं होगी और किसानों को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ खड़ा होगा। कैसे आ रही है और जैन को लोग कैसे इतना सुनने आ रहे हैं? इनके पीछे कौन है? सही बताओ। नहीं, देखिए, हमारे पीछे जनता है, हमारे पीछे किसान है, हमारे पीछे गरीब युवा, हमारे पीछे मजदूर है जो आहत है, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से आहत है, महंगाई से आहत है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काले कृषि कानून लेके आई है उससे आहत है। पर मुख्यमंत्री ने कहा दलाल बैठे हैं, किसान थोड़ी बैठे हैं। जी, मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले कहा किसान थोड़ी बैठे हैं, तो दलाल और आड़ती बैठे हैं। ये जितना अपमान किसानों का करेंगे उतना ही मजबूत ये आंदोलन होगा। देखिए, पहले इन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी है, फिर इन्होंने कहा पंजाबियों का आंदोलन है, फिर इन्होंने कहा जाटों का आंदोलन है। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि ये जन आंदोलन है, ये जनता बैठी है, किसान खुद बैठे हैं और किसानों के अस्तित्व का सवाल है। थैंक यू उमा शंकर पांडे भाई। अब प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, सुना कल पंचायत वगैरह करने जा रही हैं, तो बीच बीच में आती हैं और फिर लंबे समय के लिए चली जाती हैं। तो ये तारतम्यता क्यों नहीं बन पा रही? पहला सवाल ये है। दूसरा, 100 दिन हो रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये
कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पिछले 1.5-2 सालों में प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के अलावा अगर किसी पार्टी का नेता दिखाई दिया हो तो आप बता दीजिए। सोनभद्र के उम्भा के आदिवासियों से लेके शाहजहांपुर से लेके हाथरस, उन्नाव, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी ही दिखाई दी। और क्या ब्रजेश जी, बीजेपी वाले तो घूम रहे हैं, बीजेपी वाले घूम रहे हैं, और कितना घूम रहे हैं ये संजीव बालियान जी से पूछ लिया जाए कि कैसे घूम रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है उनको, लाठी डंडे गाली गलौज सब मिल रहे हैं। और अगर कसर रह जाए तो योगी जी को देख लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के बजाय कहाँ कहाँ टहल रहे हैं, बाहर पर्यटन कर रहे हैं, राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाने की हिम्मत मुख्यमंत्री जी की भी नहीं रही। दूसरी बात आपने पश्चिम में, मतलब जी पश्चिम में नहीं पश्चिम में भी नहीं जा रहे हैं, और गोरखपुर जा रहे हैं। तो जो परसों हुआ कि वो गोरखपुर में मौजूद थे और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हो गया, ये गोरखपुर का परसों की घटना। तो वो जहां जा रहे हैं वहां ये सब हो रहा है। दूसरी बात देखिए, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ब्रजेश जी पूरी ताकत से सड़क से लेके सदन तक लगातार हम लड़ रहे हैं। और मैं अभी मनोज मिश्रा जी को सुन रहा था, ये अजीब दौर है ब्रजेश जी, जहां पर झूठ बोलना अब एक कला मान लिया गया और ये भाजपा ने किया। अजीब दौर है ये ब्रजेश जी, जहां पर मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन चूंकि ये करते हैं तो मैं जरूर कहूंगा। इन्होंने कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया। देखिए, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कहूंगा। भाजपा, देखिए हमारे दो की पार्टी चल रही है पूरे देश में। मनोज जी इसको अपने ऊपर ना लें, लेकिन अजीब दौर है मनोज जी, आप भी ये अपने ऊपर नहीं लागू करेंगे जहां पत्नी को छोड़ देना राष्ट्रवाद मान लिया जाता हो। तो इस अजीब से दौर में किसानों को खालिस्तानी कह दो, पाकिस्तानी कह दो, कुछ भी कह दो। आप कह रहे हो कि कुछ किसान बैठे हैं वहां पर, अगर कुछ किसान बैठे हैं तो संजीव बालियान की हिम्मत, बोलिए डॉक्टर मनोज मिश्रा, बोलिए क्यों सरकार नतमस्तक हो जाती है? 11 बार आपने चर्चा की, आपके प्रधानमंत्री जी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है कि किसानों से आके सामना कर पाए? आलोक वर्मा को लाया जाए, सामना वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे छोड़िए, कहाँ किन तरह की बातें कर रहे हैं? ये दोनों शांत करिए, दोनों शांत होइए। उमाशंकर, आपकी आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर मनोज मिश्रा, आप भी शांत होइए। आलोक वर्मा को लाया जाए, ये पर्सनल लड़ाई का स्थान नहीं है, मंच नहीं है। मैं अलाउ नहीं करूंगा कि आप लोग व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ें। ओके, दोनों शांत करिए और आलोक वर्मा को लाइए। भाई आलोक वर्मा, मुझे आप बताइए, 100 दिन हो गए, इस मसले का समाधान क्यों नहीं निकल रहा? आप दोनों की आवाज बंद है, आप सिर्फ आलोक वर्मा बोलेंगे। इस मंच को व्यक्तिगत लड़ाई का अखाड़ा न बनाएं आप लोग। मैं दोनों को समझाना चाहता हूं। आलोक वर्मा, सिर्फ आप बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि 100 दिन इस आंदोलन के हो गए और हम किसानों की आज भी ये आस है, सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी समस्या का जो समाधान होगा वो संवाद से होगा। सरकार ने हमसे संवाद बंद कर दिया तो किसानों ने गांव-गांव संवाद करना शुरू कर दिया और हम गांव-गांव पूरे देश में संवाद करेंगे। भाई सरकार हमसे संवाद कर ले या हम गांव-गांव संवाद करेंगे। देखो ऐसा है ब्रजेश जी, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो किसानों के हित में काम करना पड़ेगा और ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी पर ये तो धमकी वाली भाषा बोलने लगे आप। इनके लिए अच्छा, तो धमकी नहीं देंगे तो फिर क्या इनको लड्डू बांटेंगे ब्रजेश जी? ये कानून वापसी नहीं लेंगे तो इनके लिए कुछ अच्छा थोड़ा होगा। इनके मंत्री हमारे गांव में नहीं घुसेंगे, इनके विधायक हमारे गांव में नहीं घुसेंगे। और 2022 में जैसा कि राकेश टिकैत जी ने कहा खा रहे हैं बैठ के किसानों को उठाने के लिए, और इस गर्मी सर्दी से जल, अरे ये ब्रजेश जी आंदोलन चलेगा लंबा। अभी जब गर्मी आएगी तो गर्मी में आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि गेहूं की फसल पर देखो आंदोलन कैसे चलाओगे? अभी सरसों कटनी बाकी है, उसके बाद गेहूं कटना बाकी है, किसान भी बिजी हैं। यह आंदोलन कब तक चलाओगे? कहीं तो किसी मसले का समाधान तलाशो ना। ब्रजेश जी, वही तो मैं आपको बता रहा हूं, गेहूं और सरसों के लिए धूप बहुत जरूरी है, उसी प्रकार आंदोलन के लिए धूप बहुत जरूरी है। भूसा तभी ब्रजेश जी बढ़िया बनता है जब धूप तेज होती है, और सरसों तभी बढ़िया ओसाई जाती है जब धूप तेज होती है। तो ये तेज धूप जो है, इसमें खेती किसानी भी सिखाए दे रहे हैं, लगे हैं। किसान करेंगे, इनको और गर्मी आने दीजिए।
दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं। दीपक जी, स्वागत आपका। 100 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन के और इस मसले का कोई समाधान नहीं निकला। 20 जनवरी के बाद ये लोग बातचीत की टेबल पर भी दोनों पक्ष नहीं लौटे हैं और अब इस पर व्यापक राजनीति हो रही है। लगे हाथ आप लोग भी इसमें अपनी राजनीतिक फसल काटने के लिए आ गए। मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले आपकी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में किसान महापंचायत की, आज अखिलेश यादव ने की, कल प्रियंका गांधी कर रही हैं और जयंत चौधरी तो रोज ही कर रहे हैं। तो आप लोग इस किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं जितना अपने बारे में जानता हूं, पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में इसीलिए आया था मैं, और मेरे ही पार्टी में आप आएंगे तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग जो अपना काम थे वो कामकाज छोड़ के इसीलिए राजनीति में आए थे कि हम किसानों के विषयों को लेकर, गरीबों के विषयों को लेकर, बिजली के विषय को लेकर, पानी के विषय को लेकर राजनीति करें। तो मुझे लगता है हमारी पार्टी सही रास्ते पे है और इस देश का ये दुर्भाग्य है। मैं अभी अंडमान निकोबार गया था, लौट के आया, वहां सेलुलर जेल में देख रहा था कि अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, पर जब कैदियों ने सत्याग्रह किया तो अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। मुझे लगता है कि मोदी सरकार का हट अंग्रेज सरकार के हट से भी बड़ा हो रहा है। क्या मतलब ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि 100 दिन का आंदोलन हो गया, इतने सारे किसान बैठे हुए हैं और सरकार हठधर्मिता पर उतारू है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये किसान की एक मांग का सवाल नहीं है। इस देश में अगर लोग नहीं चाहेंगे तो किसी भी कानून को आप इस तरह जबरदस्ती लागू करना आपके लिए मुश्किल होगा। मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि ये किसानों के मांग से बड़ा देश में लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा, इतना बड़ा सवाल है। आप क्या कर सकते हैं? आप एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से अब तक किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, देश के किसी भी कोने में। और रहा सवाल इस सरकार का, तो इनको हम बिजली, पानी, अस्पताल पर घेरने आए। आपको बधाई, आपका एक मैं शो देख रहा था, आपने एक सवाल खड़ा किया कि 1 रुपए से कम प्रति यूनिट बिजली की खरीद चाहे कोई खरीद ले तो वो या 7 रुपए यूनिट क्यों बिक रही है? ये सवाल पूछना आपने जैसे पूछा वैसे हमारा काम है, यही सवाल हम पूछते घूम रहे हैं कि अगर दिल्ली में जहां 1 यूनिट का बिजली का उत्पादन नहीं होता, हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पर आपने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया कि आप इसका राजनीतिक लाभ क्यों लेना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका? वरना कोई कारण नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ने एक सभा उत्तर प्रदेश में अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में नहीं की। क्या कारण है कि आके वहां पर वो लोगों को सरकार, यूपी सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं कि गन्ने का पैसा बकाया है, बिजली महंगी मिल रही है। आप अपनी राजनीतिक दुकान मजबूत कर रहे हैं यूपी में इस आंदोलन की आड़ लेकर। देखिए ब्रजेश जी, बहुत नम्रता पूर्वक मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी दुकान चलाने नहीं, कई लोगों की सियासी दुकान बंद करने के लिए राजनीति में आई है। हम लोगों ने आके कई लोगों की राजनीतिक दुकानें बंद की हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप वही देखेंगे, जो सवाल नहीं पूछा जा रहा था, बीजेपी से नहीं लड़ पाओगे आप। आपके पास क्या है उत्तर प्रदेश में? पर अस्पताल के एक पार्षद नहीं है आपके पास, कहां लड़ पाओगे? चलिए, बार बार हमारी ऑबिचुरी लिखी जाती है। जो घबराहट आप देख रहे हैं कि आप देखते हैं संजय सिंह जी के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जब जातिवादी बातें करेंगे, अस्पतालों का दौरा करने से, जब जातिवादी बातें करेंगे तो मुकदमा तो होगा ही। आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार के मन में कितनी घबराहट है। नहीं, मैं आपका नहीं समझ पा रहा हूं। कभी आप लोग जाति पर खेलते हैं, कभी इशूज पे खेलने लगते हैं। अब आजकल आप किसानों पर खेल रहे हैं, कभी कोरोना पे खेलते हैं। आपका कुछ स्थायी इश्यू क्या है, एजेंडा क्या है यूपी का? हमारे आम आदमी पार्टी का एजेंडा आम आदमी परक, आम आदमी के हित की राजनीति है। कोरोना में घोटाला किया 65 जिलों में सरकार ने, हमने उसको आपके सामने रखा। जब ये सरकार बिजली के नाम पर लूट करती है, 1 रुपए से कम की खरीदी हुई बिजली 7 रुपए में बेचेगी, हम इसको सबके सामने रखेंगे और सरकार आप वही पार्टी हैं, जब घटिया आप वही पार्टी हैं जाएंगे तो जिन्होंने पिछले वर्ष ऐसा वितंडा, ऐसा हंगामा किया उत्तर प्रदेश के भीतर कि जैसे चारों तरफ ब्राह्मण काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जुल्म का शिकार हो रहा है और सिर्फ ब्राह्मणों का दमन और उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा आपने वातावरण बनाया। अभी सब क्या ठीक है? अब आप भूल गए उस मुद्दे को, क्योंकि आप उसको पॉलिटिकली कैश कर ले गए। अब क्या ब्राह्मण ठीक हैं? अब नहीं याद आती आपको?
मेरा सवाल बुरा लगेगा, कड़वा है पर सच्चा सवाल का सवाल हो, सुनिए 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 सुनिए, चाहे खुशी दुबे का सवाल हो या पूरे प्रदेश में क्रमवार तरीके से ब्राह्मणों को चुन चुनकर मारे जाने, उनकी हत्याएं किए जाने का मामला हो, चाहे हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला हो, चाहे इस तरह के किसी भी अत्याचार का मामला हो, आम आदमी पार्टी ने एक बार उत्तर प्रदेश के सीजनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, समझा दी है। आपके मुद्दे स्थायी होने चाहिए। 4% लोगों की तब पंडितों पर अत्याचार हो रहा था, अब नहीं हो रहा। सरकार है, 96% लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ओके, डॉक्टर मनोज मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भाई डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, ये सीजनल पॉलिटिक्स करते हैं नहीं करते हैं, आप बताओ जी। पहले बता रहे थे पंडित काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, अभी आजकल खामोश है। सारे विपक्षी दलों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की संभावित हार है, अपनी संभावित जीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो भाई आप अपनी चिंता करो, हमारी चिंता क्या कर रहे हो? हमारी चिंता करने के लिए देश के 130 करोड़ लोग हैं, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के लिए। हमारी चिंता मत करो। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के मीडिया इवेंट करते हैं युवराज जो भी हैं, अखिलेश जी, और जो समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे किसानों का आंदोलन किसान कब किया, तो मुझे ये बताइए कि मैं अखिलेश जी के जिले का ही हूँ, उन्होंने कब हल चलाया और कौन सी किसानी करी है? अरे कितने वोट मिले थे मोदी को लोकसभा में? एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है भाई? या इन लोगों ने कौन सा हल चलाया? क्या प्रॉब्लम है? कौन सा हल चलाया है? ये लोग केवल हल चलाया वही योगी भी कर रहे हैं। वन बाई वन उसके उत्तराखंड वापस जी। एक चीज पूछिए, एक सेकंड वन बाई वन एक एक करके। आईपी सिंह एक सेकंड रुक जाओ, आईपी सिंह एक सेकंड रुक जाओ, आईपी सिंह रुक जाओ भाई, बोल लेने दो उनको, फिर मैं दूंगा टाइम आपको। आईपी सिंह रुक जाओ। ओके उत्तर प्रदेश का ठीक है, सुन लिया मैंने भाई, सुन लिया मैंने, आईपी सिंह सुन लिया मैंने, बहुत हुआ। ओके थैंक यू। ओके डॉक्टर मनोज मिश्रा गो। देखिए मैं ब्रजेश जी इनसे आईपी सिंह जी से पूछना चाहता हूं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जी, इनसे एक सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं। जब ये किसानों के सबसे बड़े हितचिंतक थे, युवाओं के महिलाओं के सबके हितचिंतक थे, तो 2017 में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद के कारण देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने गोपाल टंडन कौन है? और ये जो नौकरियां थी उस समय नौकरियां बेची जा रही थी, लड़के झोलों में भर के जमीन बेच के, गहने बेच के, जेवर बेच के आते थे और यहाँ पर ही नौकरी खरीदते थे आके। किसका बोली लगती थी यूपीएससी में, और ये सारे मीडिया चैनल पे उस समय चलता था। इंडिया आप लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। थैंक यू। बीरेन सिंह आ गए। नो अच्छा शासन दिया था। एक सेकंड रुक जाए, दोनों लोग रुकिए। बीरेन सिंह आ गए, दोनों लोगों को रोका जाए। थैंक यू। एक सेकंड, बीरेन जी आ गए, मैं उनका कुछ स्टेटमेंट ले लूं। और कृपया इसको 1-to-1 झगड़े का प्लेटफॉर्म मत बनाएं। हम किसानों के मुद्दे पे आईपी सिंह जी बात कर रहे हैं, कृपया आप भी संयम बरतें। आईपी सिंह जी थैंक यू। बीरेन जी आप बताइए, 100 दिन हो गए हैं, आंदोलन तो खत्म हो नहीं रहा, लेकिन किसान महापंचायतें शुरू हो गई। आज से समाजवादी पार्टी ने भी ऑफिशियली अपनी किसान महापंचायत टप्पल से शुरू की, कल प्रियंका कर रही हैं, और इसके पहले अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, जयंत चौधरी तो डेली ही खैर उनका कार्यक्रम बनता है महापंचायत का। तो क्या अब इस किसान आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल अपोजिशन कर रहा है बीजेपी के खिलाफ? देखिए, इसका राजनीतिक इस्तेमाल होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में चाहे जेपी का आंदोलन हुआ हो, इमरजेंसी का आंदोलन हुआ हो, चाहे अन्ना का आंदोलन हुआ हो, कोई ऐसा आंदोलन नहीं जिसमें राजनीतिक लोग शामिल ना रहे हों। लेकिन बीजेपी को तब इसलिए मजा आता था कि उस समय बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी। आज उसको किसान आंदोलन से तकलीफ होती है। आज समाजवादी पार्टी ने जो पंचायत शुरू की है किसानों की, अखिलेश यादव को इस पंचायत में और पहले कूद पड़ना चाहिए था, क्योंकि ये वही बीजेपी है जो कहती है विपक्ष में दम नहीं बचा है। इस प्रदेश के लोग पेट्रोल चाहे जितना महंगा हो जाए, डीजल महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, गैस के दाम, क्राइम चाहे जितना बढ़ जाए, कहते हैं विपक्ष तो घर में बैठा है, निकल नहीं रहा है। और जब निकल आवा तो कह रहे हैं फसल काटने निकला है। अरे भाई, मैंने सवाल पूछा था, आप मुझ पे ही गुस्सा हो गए। अखिलेश यादव
आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बड़े नेता हैं, कौन नहीं जानता है। और अगर बीजेपी की टक्कर होगी तो अखिलेश यादव से ही होगी, वो बीजेपी भी जानती है। लेकिन बीजेपी के सामने कुछ और भी परेशानियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ये जो झाड़ू लेके केजरीवाल और संजय सिंह आए हैं, इसका भी सफाई का इनको डर है। कांग्रेस का स्कोप आपको कुछ कम दिख रहा है? नहीं, कांग्रेस का हाल तो भाई कांग्रेस के पास कोई है ही नहीं नेता। कांग्रेस तो जैसे क्यों, प्रियंका गांधी है ना, मायावती भी हैं अभी तो। जैसे बीजेपी के लिए ओवैसी वोट काट रहे हैं, वैसे कांग्रेस भी वोट काट के बीजेपी को ही मदद करेगी एक तरह से, क्योंकि कांग्रेस खुद कहीं जीतने की स्थिति में तो है नहीं। तो ये कांग्रेस से ही ये जाइए, ये तो जो है किनारे करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ भाई, उमा शंकर क्या प्रॉब्लम है? जो जनता देखो, आज पहली बार मनोज मिश्रा जी वीरेंद्र सिंह से सहमत हैं। बोलिए भाई वीरेंद्र जी, कंटिन्यू। पहली बार सहमत है इनसे। हाँ वीरेंद्र जी कंटिन्यू। भाई कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। हाँ वीरेंद्र जी कंटिन्यू। देखिए, कुल मिला के ये है, ये मनोज जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि संगठन के नाम पर विपक्ष में अखिलेश यादव के पास एक बड़ा संगठन है और उनकी वो युवा है, युवा जोश उनके साथ है। कुछ वोट दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से यूथ कुछ प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के साथ भी जाएगा। अब वो इस बार पंचायत चुनाव लड़ेंगे, फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी ताकत का भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे, स्थिति का आकलन करेंगे। लेकिन विधानसभा में हर बीजेपी के सामने सबसे बड़ा विपक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। इसमें कोई कयास लगाए, कोई एनालिसिस करे, कुछ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, राजनीति है। बीजेपी सरकार अखिलेश यादव के इसी परिवार के झगड़े को, नौकरियों को, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी। लेकिन 13 लाख नौकरियों का वादा करने वाली बीजेपी कितनी नौकरी दे पाई है यूपी में युवाओं को, ये नहीं बता पाती। ये तो मोदी के भरोसे बैठे हैं कि मोदी और अमित शाह ये हैं, ये जिता देंगे। कोई ऐसा मंत्र फूकेंगे कि विधानसभा चुनाव में काम चल जाएगा। यहाँ बेटियों की सुरक्षा पर हाहाकार मचा है, कानून व्यवस्था पे मचा है। योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों पर घिरी है, उनके अधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं। आप एक मुख्यमंत्री 24 घंटे सर के बल खड़ा हो जाए, क्या करा सकता है, जब अधिकारियों ने अपनी मोनोपोली बना ली है। आपने देखा नहीं कि यहाँ पर पशुपालन विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ, यहाँ पर 5-5 IAS तो क्या अफसर इस सरकार पर हावी हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? भाई IPS अफसरों की पोस्टिंग में पैसा चलने का आरोप लगा था कि नहीं लगा था? इस सरकार में जिले बिक रहे थे कि नहीं बिक रहे थे? जांच हुई, कार्रवाई हुई, तमाम चीजें हो रही हैं। तो बीजेपी संगठन क्या सोचता है? देखिए, बीजेपी का संगठन तो गांव-गांव की हालत जान रहा है, लेकिन उसकी थानेदार, दरोगा, सिपाही जब कोई सुने तब ना। अब वो खुद ही परेशान है। भाई 50-100 रुपया डीजल पेट्रोल डलवाए के अपने मोटरसाइकिल में कब तक दौड़े? जब कोई आमदनी होगी कहीं से, तब जब कोई सुनाई होगी थाना तहसील में, तब तो आदमी काम करेगा। क्या तो जवाब दिया भाई, मैं यही मानता हूँ। बाकी जी, और सरकारों में लोग ठेका पट्टा कमा लेते थे। बीजेपी में ये बात तो है कि चलिए वो किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं, किसी के भ्रष्टाचार करने में छूट नहीं दे रहे हैं, पर मंत्री लोग भी सब बाकायदा ऑनेस्ट हैं, आप ही मानते हैं मतलब? नहीं, लेकिन जो जहां मौका पा रहा है वो तो अपना काम कर ही रहा है, वो काहे मानेगा? ये बात हाथ नहीं पकड़ सकते आप किसी का। बस ये है कि मतलब नीचे सप्लाई लाइन कटी है। हाँ, ओके। देखिए, जिंदगी में हर आदमी को दिल से किसान होना पड़ेगा। हम आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था ही 80% कृषि पर निर्भर है। हमारे यहाँ बच्चों की इससे फीस जाती है, बच्चों की शादी ब्याह भी होता है इसी से, इसी किसानी से घर चलता है, जीवन चलता है। जब ये किसानी पर संकट है तो स्वाभाविक है कि आंदोलन होंगे, सवाल होंगे। लोकतंत्र में मीडिया विपक्ष से सवाल नहीं कर सकता है, सत्ता में जो लोग हैं उनसे सवाल करना पड़ता है, और हर आदमी सत्ता से ही पूछता है क्योंकि उसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो रोजगार देने की हो, स्वास्थ्य के अस्पताल खोलने की हो, या लोगों को सुरक्षा देने की। अब आज अखिलेश यादव निकल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो बीजेपी को अच्छा कहे लगेगा
पंचायत करने में। आज टप्पल गए थे अखिलेश यादव और अब वो लगातार चलेंगे। तो अब तो चुनावी साल है ना, अब उसमें विपक्षी दल हमला करेंगे, बीजेपी जवाब दे। 9 महीने बचे चुनाव को बस। भाई हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि यही बीजेपी के नेता कहते हैं अरे विपक्ष कुछ कर ही नहीं पाएगा, घर में बैठा है, और जब निकल आए तो आप कह रहे हैं लहलहाती फसल काटने निकल। नहीं बोला मैं वीरेंद्र जी, मैंने सिर्फ एक सवाल किया, आप तो नाहक उसको मुद्दा बना दिए। भाई चाहे फसल काटे चाहे हलवा अच्छा काट लो भाई, जिसको मर्जी हो काट लो भाई। जो आदमी मेहनत करेगा कुछ ना कुछ तो काटेगा। जी जी, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम देश में रथ यात्राएं जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी निकालती थी। जनता तो ऐसे जुड़ती है, संजय सिंह जाते हैं, केजरीवाल पंचायत करने आते हैं यूपी में, तो जनता को जोड़ने का जो तरीका है वो ऐसे ही चलता है। और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है उनकी। अब तो बस मायावती की पंचायत बाकी रह गई है। देखिए मायावती तो कभी पंचायत करने नहीं निकली जिसके लिए सड़क पर पानी छिड़का जाता हो। सत्ता में उनकी लोगों ने देखा है। मायावती का अब कौन रह गया वक्त, पता नहीं वोट उनका कितना बीजेपी खींच रही रात दिन। लो राशन 4-4 महीने पे 2-2 हज़ार, तो गांव में तो लोग काफ़ी हद तक मुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ। अब भाई बीजेपी इसका कितना फायदा ले पाएगी, क्योंकि अब एंटी इनकम्बेंसी भी है, महंगाई पे इनका कंट्रोल नहीं है, पुलिस और अफसरों का रेट दुगना तिगुना हो ही गया है, वो सब लोग जान रहे हैं जी। कई कई जगह सरकार फंसी है। ये सरकार कोई एकदम दूध की धुली नहीं है। और जो ये बताते हैं कि साहब हमने सब राम राज कर दिया, राम राज ऐसे नहीं होता है जी। बहरहाल जी जी, जो लोग आज विपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं उनके लिए कहा गया है, उनके समर्थक भी सुने कि सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी बहुत जल्दी उतर जाएंगे। फिलहाल विपक्ष के लिए आज 4 लाइनें कहूंगा। आज तो आप सब पर फायर मार रहे हैं वीरेंद्र जी। नहीं, आज उत्तर प्रदेश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं जी, उनको इस बात को एहसास करना पड़ेगा कि जनता महंगाई से त्राई त्राई कर रही है, परेशान है। आप कानून व्यवस्था और महंगाई पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में गांव-गांव में आपको जवाब देना पड़ेगा जी। जो लोग अखिलेश यादव की आलोचना करते हैं वो ये सुन लें, हालांकि अभी कुछ देर बाद सर्टिफिकेट बटेगा सपा में शामिल होने के लिए लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। अरे नहीं देंगे डॉक्टर साहब, आज है ना? आज कलम लाए नहीं है, आज कलम नहीं लाए हैं। चलिए, न पैसा है न रुतबा है न मेरा कोई जलवा है, मेरा संघर्ष मेरी शान, मेरी सच्चाई मुचलका है, और कोई सूरज नहीं हूं मैं, महज एक दीप हूं यारो, जो अपने दोस्तों के नूर से दुनिया में जलता है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शंकर पांडे, कांग्रेस अपनी प्रभावी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दर्ज करा पा रही? तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस से जो एक्सपेक्टेड है उत्तर प्रदेश में, और गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है, फिर भी वो प्रभाव फील्ड में दिख नहीं रहा, कारण? ब्रजेश जी देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरी भावना ठीक है, मतलब आपकी भावना ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हर तरफ कांग्रेस दिख रही है। अभी जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे आप देख लीजिए, आपके मुख्य विपक्ष की का दल बदल जाएगा। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष अपने आप को कह रहे हैं, हमने उनको 6 में से 3 सीटों पर हरा दिया, हमने बुलंदशहर हरा दिया उनको। तो आप यूपी में बीजेपी से लड़ रहे हो या यूपी में समाजवादी पार्टी से लड़ने आए हो? ये बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी, एसपी का मतलब स्लीपिंग मॉड पार्टी, स्लीपिंग मॉड, हाँ, बहुजन समाज पार्टी, जिसके साथ आप लोगों ने गठबंधन किया था, बहुजन तो सोती पार्टी के साथ गठबंधन किया, कमाल है। अब ब्रजेश जी सुन लीजिए, तभी तो अब कोई उनसे सब गठबंधन करने वाला नहीं। बीएसपी का मतलब भाजपा सहयोगी पार्टी, तो ये 2 पार्टियां, बाकी जो हैं वो आप देखिए उन पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, अप्रासंगिकता होगी। जो लड़ाई होने वाली इस बार 2 विचारधाराएं टकराने वाली हैं ब्रजेश जी। जो 2022 का चुनाव होगा, एक वो सरकार जिसने देश बनाई है। मनोज मिश्रा जी कह रहे थे पहले इस देश में गेहूं नहीं पैदा होता था, अमेरिका से लाना पड़ता था हमको, और इतिहास गवाह है, पढ़ लीजिएगा।
गोबर में से गेहूं निकाल के खाया है भारत देश ने। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति ने इस देश को धन धान्य से भरपूर किया है। आप बात करते हैं किसानों की, और मैं बता दूं, चर्चा कर लेंगे। आप अंत्योदय और इनकी बात कर रहे थे, हमारी लाई हुई योजनाओं के अलावा मैं ब्रजेश जी चुनौती दे रहा हूं इनको। मैंने मान लिया, मैं चुनौती दे रहा हूं, ये केवल एक योजना अपनी बता दे जो कांग्रेस की योजना न रही हो। सहयोग करें डिबेट में। रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका गठबंधन कैसा चल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ? रोहित, नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और 2019 का चुनाव भी हमने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा है। और माननीय जयंत चौधरी जी का मानना है भाई इलेक्शन भी तो लड़े हो साथ में जी, अभी तो भाई इलेक्शन भी साथ में लड़े थे। हाँ नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, मैं विजय जी वही कह रहा हूं आपको। हाँ। और माननीय जयंत चौधरी जी का मानना है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ तंत्र है, जो झूठ बोलने की मशीन है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ आके एकजुट अब आपको सपा से ज्यादा सीटें चाहिए? मैं आपको कोई उकसा नहीं रहा हूं, केवल पूछ रहा हूं। देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पे कोई सीट का डिवीजन नहीं होना है। यहाँ बैठ के देखिए, सीट का डिवीजन जो करना है हमारे नेता कर लेंगे। हमारे नेता सब सक्षम हैं और हमारे नेता के अच्छे रिश्ते हैं समाजवादी पार्टी से, वो कर लेंगे अपने आप। तो अभी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ तंत्र है उसको रोकने की। अभी जरूरत है जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा थी कि खेत और खलियान से देश की तरक्की का रास्ता बढ़ेगा। दीपक वाजपेयी और मोदी जी कहते हैं कि अदानी और अंबानी के निजीकरण से बातचीत का क्रम कैसे शुरू हो, तो इसके बारे में कुछ सार्थक पहल होनी चाहिए। आपके पास कोई सुझाव है कि किसान और सरकार बातचीत की टेबल पे लौटें? कोई प्रयास तो होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली जो सवाल आपने थोड़ी देर पहले उठाया था, सवाल यह है कि समाधान क्या सरकार ढूंढना चाहती है। यह बातचीत का जो ढोंग 12 चरण की बातचीत का ढोंग सरकार ने किया, इसकी मंशा भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार सार्वजनिक मंचों से करते रहे। जैसा कि आपने बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले कहा कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे, ये दलाल बैठे हुए। तो इससे साफ हो जाता है कि ये सरकार की कोई मंशा किसानों से बातचीत करने की नहीं है। और ये 3 काले कानून जो डेथ वारंट है किसानों के, ये वापस होंगे। ये जनता जीतेगी और अहंकारी शासक हारेगा, जैसा कि पूरे सारे इतिहास आप पढ़ना शुरू करेंगे। आलोक वर्मा, आलोक वर्मा हुआ है। थैंक यू, किसानों की जीत। शुक्रिया आपका आलोक वर्मा। कभी आपको धंधेबाज बताया जाता है, कभी आड़ती बताया जाता है, कभी दलाल कहा जा रहा है, तो बातचीत कैसे होगी अगर अपमान होगा तो? देखिए ब्रजेश जी, ये जितना अपमान हमारा कर रहे हैं, हम इतना सम्मान इनका अपने गांव में करेंगे, सीधी सी बात। और इन्होंने जो जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, हम उसका चरणबद्ध तरीके से उसकी जो है सफाई दे रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। सम्मान दोगे से क्या मतलब चैनल पर बहुत ही गंभीरता से नहीं, सम्मान दोगे से क्या मतलब है? सम्मान गांव में दोगे से क्या मतलब है? अरे सम्मान इनका पूरा होगा, पूरा सम्मान दिया जाएगा। सम्मान दिया भी जा रहा है। जो नेता हमारे गांव में आ रहे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। सम्मान किया है और अभी आगे भी इसी तरीके के सम्मान आप दोनों एक जैसी भाषा क्यों बोल रहे हो? और एक लैंग्वेज क्यों बोल रही है? किसान के साथ हैं, किसान की आवाज है। हाँ, एक आलोक को बोलने दो। आलोक बोलो। देखो ब्रजेश जी, ऐसा है कि इन्होंने जितना हमारा अपमान किया है, हम इतना इनका सम्मान करेंगे। बंगाल के चुनाव में इनकी मदद कराएंगे, केरल के चुनाव में इनकी मदद करेंगे। हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल पर बहुत ही गंभीरता से मनोज मिश्रा जी से कहना चाहता हूं, ये तीनों काले कानून वापस ले लो, एमएसपी पर कानून बना दो, नहीं तो आपकी राजनीतिक मटिया किसान गर्म करेगा। आपको राजनीति करने का मौका तक नहीं मिलेगा। ओके, डॉक्टर मनोज मिश्रा, गो अहेड। ओके, थैंक यू आलोक। यस, डॉक्टर मनोज मिश्रा, थैंक यू जी। ओके डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कम है, आप जल्दी रिप्लाई करो। बीरेन जी ने जो 2 बातें कही उनसे मैं सहमत हूँ। पहली बात उन्होंने कही कि कांग्रेस और आप वोट कटवा पार्टी। 1 मिनट मैं चाहता हूँ। हाँ, मैं दूंगा टाइम। आईपी सिंह दूंगा टाइम। 1 सेकंड रुक जाओ। आईपी सिंह रुक जाओ। बाहर आओ भाई, जो हिम्मत है योगी को बोलो आ जाए। क्या कर रहे हो आप? मिश्रा, इस विचारधारा से बाहर आओ। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, क्या कर रहे हैं आप? एक एक करके बोले। या असहमत हो? 1 सेकंड बोलने दो भाई, उनको बोलने दो। 1 सेकंड। रोहित, व्हाट्स रॉन्ग? ब्रजेश जी, हाँ आप बोले। ब्रजेश जी, इनसे जो भाई जो बीरेन सिंह जी ने कहा, मैं वही कोट कर रहा हूँ। मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है। मेरा कहना है वो ठीक नहीं कह रहे थे।
ये वोट कटवा के लिए भी कुछ वोट चाहिए होते हैं ना, तो कुछ भी वोट नहीं मिलेंगे, पहली चीज। ऐसा कैसे उन्होंने कहा कि जो 2000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं, हाँ बोलिए उमा सिंह। टैगोर की पूजा नहीं होने लगेगी। आसाराम के शिष्यों, आसाराम के शिष्यों, आसाराम के शिष्यों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बातचीत का रास्ता सरकार को खोलना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का समाधान और इस आंदोलन का संपूर्ण समाधान सिर्फ संवाद में छिपा है। जब तक दोनों पक्षों में संवाद नहीं होगा, इसका समाधान खोजना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो 100 ही दिन हुए हैं, अभी हो सकता है ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए चले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।